हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने देखिए वेक्टर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया है। हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ कर लिया दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, है ना। पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लाने के लिए हमने पैरेललोग्राम लॉ कर लिया। फिर हमने तीन से ज्यादा वेक्टर्स को किस तरह ऐड किया जाए ये जानने के लिए हमने पॉलीगॉन लॉ कर लिया, है ना। अब बारी है उसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज जानने का। बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, एकदम रिलैक्स हो जाइए, आराम से देखिए। सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज मैंने यहां पर लिखा है और बहुत ज्यादा इजी है। टॉपिक का नाम देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो या 2 या 3 वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप किन बातों को ध्यान में रखोगे। इट्स वेरी यूजफुल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सी, द फर्स्ट वन इज वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। द फर्स्ट वन इज वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है बेटा? इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझसे बात करना, एक ही बात है, समझे। इफ टू पीपल्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, द वन इज टॉकिंग टू द सेकेंड और द सेकेंड टॉक्स टू द फर्स्ट, इट इज द सेम थिंग। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब यही है कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड इस तरह किया जाए a प्लस बी, और अगर इस तरह ऐड किया जाए b प्लस a, तो बेटा आपको आंसर सेम मिलेगा। द रिजल्टेंट विल बी द सेम। आइदर यू ऐड a प्लस b और यू ऐड b प्लस a, द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द सेम। समझा? जैसे मान लीजिए ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। अगर मान लीजिए इन दोनों को ऐड करने से रिजल्टेंट आ रहा है इधर, रिजल्टेंट आ रहा है इधर, और इस रिजल्टेंट का कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, तो बेटा ये लॉ कहना चाह रहा है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। दिस मींस दैट आइदर यू ऐड a और b और you add b or a, b and a. That means if you're adding a and b, you're adding b to a or you're adding a to b, a को b से ऐड करो या b को a से ऐड करो, एक ही बात है, रिजल्टेंट इतना ही आएगा और इधर ही रहेगा। आई बात समझ में? वेरी गुड। Now second law is associative. Vector addition is associative. अब associative word has come from association, मतलब मिलाना जुलाना, मिलाना, इससे उससे मिलाना, है ना। तो इट्स अगेन वेरी इजी। आप a, b और c तीन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है। a, b और c, आप इन तीनों को ऐड कर रहे हो। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है बेटा कि पहले आप b और c को ऐड कर लो, पहले आप b और c को ऐड कर लो, जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप a के साथ ऐड करो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप a और b को ऐड कर लो, पहले आप a और b को ऐड कर लो, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसको आप c से ऐड करना। इट इज अलाउड। आर यू गेटिंग दिस? मान लीजिए आपके पास 3 ऐसे वेक्टर्स है, 1, 2 एंड 3, तो बोल रहा है कि इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करो। क्या बोल रहा है? इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करो। तो अब या तो a और b को ऐड कर लो, पहले आप a और b को ऐड कर लो, उनका रिजल्टेंट मान लो इधर आया, फिर इस रिजल्टेंट वेक्टर को आप c से ऐड कर लो, समझे। तो रिजल्टेंट मान लो इधर आ रहा है, r और c को ऐड करने से रिजल्टेंट मान लीजिए इधर आ रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर। RF मतलब फाइनल आंसर। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप b और c को पहले ऐड कर लो, आप b और c को पहले ऐड कर लो। तो b और c को ऐड करने से मान लीजिए रिजल्टेंट इधर आ रहा है, b और c को ऐड करने से। फिर क्या करना, इनका जो एडिशन आया यानी कि रेड वाला r और a को ऐड करो, तो आपका आंसर यही ग्रीन वाला होगा, सेम आंसर। समझे? एसोसिएटिव लॉ समझे? आइदर यू ऐड a to the addition of b and c
or you add the addition of A and B to C, it is the same thing, कोई फर्क नहीं पड़ता। Now very important, ये जो लॉ है ना कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, दिस इज नॉट ओबेड बाय वेक्टर सब्ट्रैक्शन, फार मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वेक्टर सब्ट्रैक्ट अगर आप कीजिएगा तो a माइनस बी और b माइनस ए एक ही नहीं होता है, अलग होता है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? याद करो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में क्या सिखाया था, याद करो। अगर ये a है, मान लो वेक्टर a, और ये मान लो वेक्टर b है, किसी ने बोला a माइनस बी करो, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। किसी ने बोला a माइनस बी करो, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको क्या लॉजिक सिखाया है कि बेटा माइनस किसके सामने लगा है, b के सामने लगा है, माइनस लगा है b के सामने, तो किसको उल्टा करोगे, b को उल्टा करोगे। आया समझ में? b को करोगे उल्टा, तो क्या क्या, क्या बोल सकते हो, क्या तुम इसे बोल सकते हो a प्लस माइनस बी, आर दीज टू स्टेटमेंट सेम? यस, a माइनस बी लिखो या a प्लस माइनस बी लिखो, एक ही बात है। तो a प्लस माइनस बी यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। सपोज a और माइनस बी का रिजल्टेंट मान लो इधर आ रहा है, मान लो। हाँ, अब सपोज करो किसी ने पूछा इंक बह गया रे, मान लो किसी ने पूछा कि काम करो बेटा a माइनस बी तो हो गया, अब b माइनस ए करो। यहीं पर तो सारा खेल बदल गया। अब माइनस किसके सामने लगा है, अब माइनस a के सामने लगा है, तो अब किसे उल्टा करोगे, अब a को उल्टा करोगे, है ना। अब तुम a को उल्टा करोगे, a इधर है तो माइनस a इधर होगा। आई बात समझ में? अब क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं b प्लस माइनस ऑफ a, मतलब b और माइनस a को ऐड कीजिए। देखिए b किधर है, b इधर है और माइनस a इधर है, इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर इधर आएगा। समझे? a माइनस बी जब किया, a माइनस बी, तो आंसर इधर आया। क्यों? क्योंकि a माइनस बी में b के सामने माइनस लगा है, तो आपने b को उल्टा किया और ऐड किया फिर a और माइनस b को, तो रिजल्टेंट इधर आया। बेटा मत भूलना कि अगर दो वेक्टर a और b है, मत भूलना अगर वेक्टर दो है a और b, तो इन दोनों का एडिशन यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में होता है। एकदम बीचों बीच नहीं होता है, बट इन्हीं के बीच में कहीं होता है। समझे आप? तो जब मैंने a और माइनस बी को ऐड किया तो रिजल्टेंट इन्हीं दोनों के बीच में कहीं आया। और जब मुझे पूछा गया कि b माइनस ए करो, तो माइनस किसके सामने लगा है, a के सामने लगा है, तो मैंने a को उल्टा किया। और फिर क्या कहा जाता है कि b और माइनस a को ऐड करो। b माइनस a करना मतलब b और माइनस a को ऐड करो। तो b देखिए इधर है और माइनस a इधर है, इन दोनों को ऐड करने से रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा ना, b और माइनस a के बीच में आएगा ना, तो वो इधर आ रहा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो a माइनस बी करने से अगर इधर आंसर आ रहा है, तो b माइनस ए करने से इधर आंसर आएगा। समझे? समझे? अच्छा, एक ज्ञान की बात सुन लो, a माइनस बी करने से जितना आ रहा था b माइनस ए करने से उतना ही आएगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। समझे? वेरी गुड। नहीं समझे? देखो a माइनस बी करोगे तो जितना आएगा, b माइनस ए करने से उतना ही आएगा, बस डायरेक्शन उल्टा होगा। समझ रहे हो आप? यानी आप ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्शन उल्टा होने का मतलब क्या होता है, अगर ये r है तो ये माइनस r है। समझे? यानी a और b को ऐड किया तो r आया, सॉरी a और b को माइनस किया, a माइनस b अगर किया तो इधर आंसर आया। कितना? कुछ तो भी आया। और जब b माइनस ए किया तो इधर आंसर आया। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a माइनस बी और b माइनस ए अपोजिट वेक्टर्स हैं? थोड़ा ज्यादा दिमाग चाहिए बेटा इस लाइन को समझने के लिए, आप इसको लिख लेना अच्छे से, कॉमन सेंस ना। a माइनस बी किधर आ रहा था? इधर, ध्यान से देखो, a माइनस बी किधर आ रहा था? इधर, और b माइनस ए किधर आ रहा है? इधर। क्या ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं? हाँ। क्या हम अपोजिट वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं? हाँ। यानी ये अगर r है तो r कौन है? a माइनस बी है, और ये अगर माइनस r है तो ये वाला r कौन है? b माइनस ए है। समझ में आया? तो ये दोनों उल्टा है ना आपस में, इसीलिए माइनस साइन। अगर ये नहीं समझा तो जरूर पूछिएगा मेरे को। समझे? जिस पार्ट में नहीं समझा आप उसको दोबारा रिपीट करके देखिए। तो क्या सीखने को मिला कि a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, बात एक ही नहीं है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। समझे? a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। डायरेक्शन उल्टा होगा, यानी a माइनस बी जिधर आएगा b माइनस ए उतना ही आएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस ए। मैग्नीट्यूड सेम होगा, आप a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अरे सिंपल है यार, तुम 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस 1 आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं 3 माइनस 2 2 माइनस 3 का माइनस है? बोल सकता हूं ना, वैसे ही। समझे? लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का 1 है। तो a माइनस बी कीजिए या b माइनस ए कीजिए, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा, और हम ऐसे वेक्टर्स को अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। समझे? सेशन 1 कितना इंपॉर्टेंट था? हाँ। तो a माइनस बी और b माइनस ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा, इसलिए आप उन दोनों को सेम वेक्टर्स नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं, a माइनस बी इज माइनस ऑफ b माइनस ए। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज इवन नॉट एसोसिएटिव। वेक्टर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं होते, यानी आप पहले कोई 2 को माइनस कर लो फिर उसको a से माइनस करो, या फिर आप पहले 2 को माइनस करके उसको उससे c को माइनस करो, ये दोनों सेम बातें नहीं होंगे। समझे? b माइनस सी कर लिया और फिर a से माइनस किया, इधर a माइनस बी कर लिया और फिर इससे c माइनस किया, आंसर अलग आएगा। दे आर अगेन नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप ना ये दोनों सेंटेंस जरूर लिखिएगा। a माइनस बी और b माइनस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस बी एंड b माइनस ए आर ऑपोजिट वेक्टर्स। ठीक है? अच्छा, ये 4th पॉइंट देखिए, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है ये, बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना होगा इसमें। ये कह रहा है कि वेक्टर एडिशन हो या वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो, दे बोथ ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर। सर कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं। देखो इधर, जैसे मान लो एक वेक्टर है a और b, उन दोनों को ऐड किया गया है। ठीक है? अभी तक ऐड नहीं किया गया है, बस लिखा गया है कि हम इनको ऐड करने वाले हैं कभी। अब जो भी इसका आंसर आएगा उसके साथ हम एक नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? वेयर m इज अ स्केलर। इस m का डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, ये स्केलर होना चाहिए, याद रखिएगा। तो दिस m इंटू ए प्लस बी कैन बी रिटन एज m इंटू ए प्लस m इंटू बी। यानी आप पहले ही ऐड कर लो फिर वो नंबर मल्टीप्लाई करो, या आप पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लो और फिर ऐड करो, एक ही बात है। एंड सिमिलरली इट इज ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। आप पहले ही सब्ट्रैक्शन कर लो फिर एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप पहले ही दोनों को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर माइनस करो, एक ही बात है। तो याद रखना बेटा, वेक्टर एडिशन इज ओबेड बाय, वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
तीनों लॉज आर ओबेड बाय वेक्टर एडिशन, ठीक है। बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन ओनली ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। और ये दोनों को आप समझे कि नहीं समझे प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर। यानी यहां जो फोर्थ वाला पार्ट है ना कि किसी वेक्टर के साथ अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, वो यहां समझाया गया है। पहले तो उसने बोल दिया कि आप ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई करो, या आप पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड करो, एक ही बात है। बस ध्यान रखना m स्केलर होना चाहिए, अगर m वेक्टर है तो एक ही बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये टॉपिक आपको क्या समझाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर। किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा। क्या आपको दिख रहा है बराबर वहां पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर दूं क्या, ओके थोड़ा जूम कर देता हूं, चलो ये बढ़िया है। पहले ऊपर के दोनों समझा देता हूं फिर लास्ट में समझा दूंगा, दिख तो रहा होगा ना आपको। चलिए, तो बेटा टॉपिक का नाम कट गया है वीडियो से, टॉपिक का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर। आई होप आप पहले देख चुके हो ये टॉपिक का नाम। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ अ नंबर, किसी वेक्टर को अगर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल ना। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, आपने तो पढ़ चुके हैं ना कि आप वेक्टर को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप, ऐसा है मान लीजिए। अब किसी ने बोला कि ऐसा अगर है तो 3f कितना होगा, 3f, if f is 3i कैप प्लस 2j कैप तो 3f कितना होगा। सिंपल, 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9i कैप प्लस 2 3 6j कैप। मतलब समझे आप। तो दिस इज द मीनिंग, सिंपल मीनिंग, कि अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से या किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया तो फिर उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, समझे। और जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर ही आएगा, यानी अ वेक्टर मल्टीप्लाइड टू अ स्केलर विल गिव यू अ वेक्टर। अब यहां देखो मैंने एग्जांपल दिया है, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल यूज किया है। इफ मास जो कि स्केलर है इज मल्टीप्लाइड विथ अ वेलोसिटी, इफ मास जो कि स्केलर है इज मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी जो कि वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो वी ऑब्टेन अ वेक्टर। मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या है, स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से जो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, मोमेंटम। तो बेटा मोमेंटम भी वेक्टर है। बात समझ में आई आपको कि किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक वेक्टर ही मिलता है ना। तो मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वी विल हैव अ वेक्टर क्वांटिटी एज द रिजल्ट। बेटा ये रिजल्टेंट नहीं है, ये रिजल्ट है, ठीक है, परिणाम। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये जिस नंबर की बात की जा रही है पहले पॉइंट में, वो नंबर अगर पॉजिटिव हुआ, वो नंबर अगर पॉजिटिव हुआ मतलब किसी वेक्टर के साथ अगर आप एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या हस्र होगा वो तो मैंने पॉइंट 1 में बता दिया कि भाई उतना गुना हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन रिमेन्स सेम। आई बात समझ में। यानी अगर इसको एग्जांपल लिया जाए तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना वही डायरेक्शन होगा मोमेंटम का, क्योंकि मास तो स्केलर है ना, मास तो स्केलर है ना। भला एक स्केलर क्वांटिटी किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन को कैसे बिगाड़ सकता है, डायरेक्शन मेंटेन रहेगा, समझे। बस नंबर ने पॉजिटिव होना चाहिए।
एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर भी दिया है कि अगर आई कैप क्या है बताइए, तो आई कैप भूल गए क्या? आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, स्पेसिफाइड है किधर? एक्स एक्सिस। इफ आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है बेटा आपका, इधर नहीं दिख रहा होगा ना आपको, यहां देखिए, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आई कैप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पर? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नाउ मल्टीप्लाइंग अ नंबर 10 से मतलब मान लो, ठीक है, मल्टीप्लाइंग अ नंबर से 10 वी गेट 10i। आई कैप इंटू 10 वी गेट 10i। अब आप दोनों वेक्टर्स को देखिए, मल्टीप्लाई करने से पहले क्या था? बस आई कैप था, मैग्नीट्यूड कितना था? 1। मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर क्या हो गया? 10i कैप। अब मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10। 10i कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 10। समझे आप? और डायरेक्शन देखो, आई कैप इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑफ कोर्स 10i cap is also along positive x axis. See, it is written here 10i cap is directed along positive x axis. अब बेटा पॉजिटिव नंबर को किसी वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, पॉजिटिव नंबर को अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपने क्या सीखा कि उसका मैग्नीट्यूड भाई बस उतना टाइम्स हो जाता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बस उतना टाइम्स हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो मेंटेन रहता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब बेटा ये सबसे लास्ट टॉपिक में क्या लिखा हुआ है मैंने, देखिए सबसे लास्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पे, इसी का ऑपोजिट थोड़ा बता दिया है कि इफ अ नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड, if a negative number is multiplied with a given vector, then the direction gets opposite. सिंपल सी बात है, समझे? सिंपल सी बात है। अभी इसको एग्जांपल लेकर मैं आपको नहीं समझा सकता, क्यों? क्योंकि मास नेगेटिव होता ही नहीं है, मास नेगेटिव होता ही नहीं है, मास इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। समझ में आया? इसीलिए मैंने कैसा एग्जांपल लिया, देखो, इफ आई इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यू ऑल नो दिस, पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि आई कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 और किधर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया? इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर से -10, एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे जो नेगेटिव है, देन वी गेट -10i, मतलब -10i इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई बात समझ में? यानी अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आई कैप है, अगर इसके साथ +10 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मैग्नीट्यूड 10 गुना हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन मेंटेन्ड है ना, डायरेक्शन मेंटेन्ड है। लेकिन वही अगर मान लीजिए आपने क्या किया, आई कैप को आपने -10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा फिर -10 जो होगा ना वो इधर नहीं होगा, वो इधर होगा, इधर हो जाएगा -10 आई कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना गुना हुआ? आप जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैग्नीट्यूड उतने ही गुना होगा, लेकिन अगर वो नंबर माइनस में है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, वो नंबर अगर प्लस में है तो डायरेक्शन सेम रहेगा। तो बेटा कुल मिलाकर हमने क्या सीखा? कुल मिलाकर हमने सीखा कि किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा हम कर देते हैं। बस ध्यान में रखते हैं कि वो नंबर अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव नंबर था तो वेक्टर का डायरेक्शन को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव नंबर था तो वेक्टर का डायरेक्शन हो जाता है उल्टा।
चेंज हो जाता है, समझे, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमने खत्म कर लिया। अब अगला जो टॉपिक है बेटा वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। समझे, इससे पहले कि हम टॉपिक अच्छे से शुरू करें, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि आखिर कंपोनेंट वर्ड का मीनिंग क्या है, जिसे हम कभी कभी प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल कंसेप्ट से शुरू करते हैं, फिर हम इसे डील करेंगे मैथमेटिकली। एक सिंपल कंसेप्ट से हम पहले शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, ये मान लीजिए ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। ठीक है, और ये कोई बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग पर मैंने एक सीढ़ी लगा दिया है, लैडर। इस बिल्डिंग पर मैंने एक लैडर लगा दिया है, समझे, और एकदम दोपहर के 12 बज रहे हैं, सन एकदम ऊपर है, सन जो है वो एकदम ऊपर है, एकदम ओवरहेड। तो आप बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताइए इस सीढ़ी का जो परछाई पड़ेगा, इस सीढ़ी का जो एक शैडो क्रिएट होगा ग्राउंड पे, ऑफ कोर्स ग्राउंड पे ही शैडो क्रिएट होता है, तो इस सीढ़ी पर जो परछाई पड़ेगा वो परछाई कितना लंबा होगा? सोचिए, ये सीढ़ी कितना लंबा है आपको दिख रहा है, इसका परछाई कितना लंबा होगा, कैसा पड़ेगा परछाई? क्या मैं बोल सकता हूं कि कुछ ऐसा परछाई पड़ेगा? सिंस सन एकदम ओवरहेड है तो लाइट एकदम ऐसा आएगा, लाइट एकदम इस तरह से पड़ रहा है, लाइट इज इंसिडेंट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इसका परछाई फिर ऐसा गिरेगा, ऐसा। ज्यादा इंक भरने से यही होता है, इसकी जो परछाई हो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, इतनी लंबी। सही बोल रहा हूं कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैंने ग्राउंड को कर दिया ब्लैक कलर और परछाई कर रहा हूं ग्रीन कलर, बताइए। खैर जाने दीजिए, आप समझिए बात को कि ये जो लैडर है, इस लैडर की परछाई कितनी लंबी होगी? इतनी लंबी। इफ द सन इज ओवरहेड देन परछाई विल बी दिस मच ओनली, समझा? तो इसे हम क्या कहेंगे? शैडो ऑफ लैडर। सिंपल सा लॉजिक है, शैडो ऑफ लैडर ऑन द ग्राउंड, है ना? शैडो ऑफ लैडर ऑन ग्राउंड। ओके, अब मान लीजिए शाम का समय है और सन ऑफ कोर्स सेट हो गया है, सनसेट हो गया। अब सपोज कीजिए इस साइड से लाइट दी जा रही है, इस साइड से बड़े बड़े लाइट इस साइड से दी जा रही है, एकदम हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड्स, ऐसा लाइट दी जा रही है। तो ये सीढ़ी का परछाई कैसा पड़ेगा? कहां पड़ेगा? कहां पड़ेगा? दीवार पे पड़ेगा? कितना लंबा? कितना लंबा? है कि नहीं? ये जो रेड वाला बनाया मैंने, इट इज द शैडो ऑफ द लैडर, इट इज द शैडो ऑफ द लैडर ऑन द वॉल। आई बात समझ में? तो आपको समझ में तो आई गई होगी, है ना, कि सन अगर एकदम ओवरहेड रहा तो परछाई कहां पड़ेगा? ग्राउंड पे। और अगर कोई हम लाइट दे रहे, मान लीजिए राइट साइड लाइट दे रहे, तो परछाई कहां पड़ेगा? दीवार पर। अच्छा, आपको एक चीज दिख रहा होगा कि परछाई का जो लंबाई है, चाहे वो ग्रीन वाला हो चाहे वो रेड वाला हो, वो लैडर इतना लंबा है क्या? है क्या? नहीं ना। लैडर जितना लंबा है उससे तो ये लाल वाला और ये ग्रीन वाला छोटा ही है, परछाई छोटा है कि नहीं? अब चलिए हम आ जाते हैं फिजिक्स में, फिर करेंगे मैथ्स। फिजिक्स में हम क्या समझेंगे कि ये एक वेक्टर है। फिजिक्स में बिल्डिंग मिटा देते हैं, ठीक है, बिल्डिंग हम मिटा देते हैं और इसे बोलेंगे एक वेक्टर।
एक वेक्टर, ठीक है, जो कि ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है, मान लो थीटा, कुछ बना रहा होगा 30, 45, 60 कुछ बना रहा होगा, मैंने मान लिया थीटा, समझे। तो इस परछाई को आप क्या बोलेंगे मालूम है? उस समय इस परछाई को आप बोलेंगे वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ लैडर, यानी जिसे आप शैडो ऑफ द लैडर ऑन द वॉल बोल रहे थे, अब आप क्या बोलेंगे उसे? इस वेक्टर का वर्टिकल प्रोजेक्शन, समझ में आया? और इसे आप क्या बोलेंगे? ग्रीन वाले को आप क्या बोलेंगे? ग्रीन वाले को आप बोलेंगे इजंट इट हॉरिजॉन्टल? यस, तो आप बोलेंगे इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ लैडर। समझ में आया बात? तो ये हो गया फिजिक्स, यानी कोई वेक्टर का आप एक वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। क्या बोले? कंपोनेंट। मैंने क्या लिखा है यहां पर? अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन। समझे? तो पहले मैंने आपको शैडो वाला कंसेप्ट समझाया, जिसे मैंने प्रोजेक्शन का नाम दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि बेटा यही कंपोनेंट्स है, समझे? ये अगर मान लीजिए एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर का ये क्या होगा? वर्टिकल प्रोजेक्शन या वर्टिकल कंपोनेंट, समझे? और ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस लैडर, ऑफ दिस वेक्टर। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा बेटा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर हम ये टॉपिक पढ़ते क्यों थे, आखिर ये कंपोनेंट टॉपिक हमारे स्टडीज में आया ही क्यों, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए। अब ये थोड़ा प्योरली फिजिक्स है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये एक टेबल है, सपोज दिस इज अ टेबल, फ्रिक्शन विक्शन कहीं नहीं है, एकदम स्मूथ टेबल। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं वही पढ़ा रहा हूं जो आप 9th में पढ़े हुए थे, टेंशन नहीं लेने का। मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। क्या फोर्स वेक्टर है? हाँ। इस वजह से ये ब्लॉक मूव कर गया, करेगा ना, स्मूथ है तो मूव करेगा ही, हम फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक मूव कर गया, ये ब्लॉक यहां पहुंच गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट आया है? क्या मैं बोल सकता हूं ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड? तो मान लीजिए वो डिस्टेंस जो है, वो डिस्प्लेसमेंट जो है, वो है मान लीजिए x। समझिएगा बात को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो फोर्स की वजह से x हुआ, द डिस्प्लेसमेंट x इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। अच्छा, इज डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो अ वेक्टर? यस, डायरेक्शन उधर है ना। अब मैं आपको 9th का ही सवाल पूछता हूं, फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन। 99% लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि भाई वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है, कर दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, निकल गया वर्क। और जो आपका आंसर आएगा, मान लीजिए ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने से? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन और ये मीटर कितना हो जाएगा? जूल। 50 जूल। अरे जूल है ना ऐसा यूनिट वर्क का। फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम इस ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं। पहले इस दिशा में लगा रहे थे, अब हम इस दिशा में लगाएंगे, जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही है 10 न्यूटन। बस डायरेक्शन मैंने दूसरा ले लिया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड वर्क डन,
तो ये आंसर नहीं होगा बेटा, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर कितना होगा ये जानने से पहले आप ये समझिए कि ये आंसर क्यों नहीं होगा। क्योंकि बेटा वर्क डन जब आप निकालते हैं ना, जब आप वर्क कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये जो आप वर्क का लिखते हैं फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पर दोनों का डायरेक्शन सेम था आपके 9th क्लास में और मेरा फर्स्ट एग्जांपल में, समझे। आज जब आप 11th क्लास में आ चुके हैं, आप ज्यादा सीख सकते हैं कि अगर फोर्स सीधा ना हो, फोर्स अगर टेढ़ा हो, क्या तो भी वर्क 10 × 5 50 होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आप बात को समझिए, बात को आप समझिए, मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया है। तो आप पता है एक नया चीज सीखने वाले हैं, वो क्या है देखिए। अभी जो मैंने आपको शैडो वाला कंसेप्ट दिया उसके हिसाब से देखिए ध्यान से, क्या मैं इस वेक्टर का 2 शैडोज निकाल सकता हूं? ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर के 2 शैडोज निकाल सकता हूं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। अगर ये मान लीजिए वेक्टर है तो हॉरिजॉन्टल शैडो कैसे होगा? ऐसे। सर छोटा क्यों बनाया? अरे बाबा हॉरिजॉन्टल शैडो कहां तक बनाइएगा? कहां तक बनाइएगा? हॉरिजॉन्टल शैडो कहां तक बनाइएगा? इसी लाइन तक बनाइएगा ना, समझे। क्या मैं इसी वेक्टर का एक वर्टिकल शैडो बना सकता हूं ऐसा? तो वर्टिकल कहां तक बनाइएगा? यहीं तक बनाइएगा ना। आई बात समझ में? नाउ दिस इज द फोर्स, दिस इज द शैडो ऑफ दिस वेक्टर एफ। विच शैडो? हॉरिजॉन्टल शैडो। शैडो मतलब प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट। अब आपको थोड़ा सोचना है, मैं आप पर एक कंसेप्ट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। आप बताओ, अगर इस फोर्स को 2 भाग में बांटा जा सकता है, एक हॉरिजॉन्टल शैडो, एक वर्टिकल शैडो, तो आप मुझे बताओ ये नंबर 1 और ये नंबर 2। नंबर 1 मतलब जो हॉरिजॉन्टल था और नंबर 2 मतलब जो वर्टिकल था। एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप बताओ कि ये नंबर 1 और नंबर 2 में से कौन सा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाया होगा? सो सिंपल क्वेश्चन। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये वाला फोर्स करवा सकता है कि ये वाला फोर्स करवा सकता है? सो सिंपल क्वेश्चन, बताइए। ये डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवा सकता है कि ये डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवा सकता है? कौन सा? यस, द आंसर इज 1। सिंपल सी बात है यार। किसी चीज को तुम वर्टिकली नीचे दबा के, किसी चीज को आप वर्टिकली नीचे दबा के सामने की ओर ढकेल सकते हैं क्या? नहीं। सामने की ओर ढकेलने के लिए आपको सामने ढकेलना पड़ेगा। लेकिन सवाल बेटा ये उठता है कि अगर मैंने टेढ़ा ढकेला है, अगर मैंने इस मार्कर को टेढ़ा ढकेला है तो क्या ये सामने नहीं जाएगा? जाएगा। बट एक इमोशनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये पूरा फोर्स जिम्मेदार है उसको सामने ढकेलने के लिए? ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। क्या ये पूरा फोर्स जिम्मेदार है इसको सामने ढकेलने के लिए? नहीं। इस फोर्स का 2 हिस्से निकलेंगे। कंपोनेंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कंपोनेंट का लिटरल मीनिंग होता है हिस्सा, कंस्टिट्यूएंट, जिससे बनता है कोई चीज, समझे। तो इस वेक्टर का 2 हिस्से होंगे, इस वेक्टर के 2 हिस्से होंगे। कौन कौन से 2? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जिसमें से आप अच्छे से समझ चुके हैं कि वर्टिकल वाला फोर्स इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं कर सकता, समझे। इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कौन कर सकता है? हॉरिजॉन्टल फोर्स। समझ में आया? समझ में आया? तो अगर कोई वेक्टर मान लीजिए टेढ़ा है तो उसके 2 शैडोज बन सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल शैडो,
एक वर्टिकल शैडो। वैसे तो शैडो इनफाइनाइट बन सकते हैं, वैसे तो शैडो इनफाइनाइट बन सकते हैं। सन ओवरहेड था तो ऐसा बना ना, सन जब ओवरहेड था तो ऐसा बना। सन अगर इधर होता तो, सन अगर इधर होता तो ऐसा बनता ना फिर। तो बात को समझिए, ऐसा सन को रखना ही नहीं, ओवरहेड ही रखना है, ठीक है। तो इस चीज का हॉरिजॉन्टल शैडो कौन सा होगा, ये वाला। वर्टिकल शैडो कौन सा होगा, ये वाला। अब आप बताओ, इसको नाम दिया मैंने नंबर 1, इसको नाम दिया मैंने नंबर 2। तो नंबर 1 और नंबर 2 में से कौन सा फोर्स, नंबर 1 और नंबर 2 में से कौन सा फोर्स इस ब्लॉक को इस दिशा में डिस्प्लेस कर सकता है? कौन सा? 2 कर सकता है क्या? नहीं, 1 कर सकता है। अब आप एक और बात का जवाब दे दो, एक वेक्टर का लंबाई ही क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। एक वेक्टर का लंबाई उसका मैग्नीट्यूड होता है। क्या इन तीनों का लंबाई सेम है? हो ही नहीं सकता। मैंने पहले समझा दिया आपको कि लैडर से छोटे ही होंगे उनके शैडोज, समझे? हाँ, तो ये अगर फोर्स F है जिसका मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन, समझ रहे हैं आप, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन, तो क्या इस हिस्से का भी मैग्नीट्यूड 10 होगा? नहीं, 10 से कम होगा। तो यहां फॉर्मूले में मुझे फोर्स कितना लिखना होगा? 10 से कम। कितना लिखेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा, बट फिलहाल आप ये समझिए कि 10 नहीं लिखेंगे, 10 से कम लिखेंगे। आई बात समझ में? तो ये सब कुछ को आप एक साथ कंपाइल कीजिए और समझिए कि प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट हम किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए ये एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, तो बेटा इसके कई हिस्से हो सकते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट हिस्से हो सकते हैं, बट हमें मतलब है 2 से। कौन कौन से? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो बेटा सवाल उठता है कि हम हॉरिजॉन्टल कितना लंबा बनाएं, तो उसका आंसर सुन लीजिए, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करने का, बस वहीं तक बनाने का, समझे? इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का और बस वहीं तक बनाने का, उससे लंबा नहीं। समझ गए आप? तो ये अगर ओरिजिनल वेक्टर है तो इसे आप क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल, अभी मैं आपको इस सेशन में सिर्फ यही सिखा रहा हूं कि क्या कहते हैं, ठीक है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ये वाला वेक्टर। लैंग्वेज को ध्यान से देखिए, it is the horizontal shadow, the horizontal projection, the horizontal component of the main vector V, and this is vertical vector, vertical component of course V, समझे? तो ये horizontal component और ये vertical component किसके हैं? इसके हैं। अब आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि ये वेक्टर अगर मान लीजिए 10 मीटर लंबा है तो ये दोनों छोटे ही होंगे ना यार। कितना होगा बताएंगे आराम से, टेंशन मत लो, वो तुम भी समझता होगा कितना होगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। तुम किसी भी 12th के बच्चे से पूछो कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वो तुमको आंसर दे देगा। लेकिन कंपोनेंट होता क्या है, कंपोनेंट का यूज क्या है, कंपोनेंट को हम यूज कब करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि किसी ब्लॉक को अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो वो ब्लॉक मान लीजिए इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो सकता क्योंकि वो टेबल पे रखा है। तो आप इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा। तो कोई अगर आपको पूछता है कि फोर्स अगर 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट अगर 5 मीटर है, तो वर्क कितना होगा, तो आंसर आपका 50 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा। किधर? एक जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर, ये फोर्स का एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल। अब आप दिमाग लगा लो कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, जो ये वाला हिस्सा होगा, वो इस ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो तो उसको दबाएगा नीचे। और ये जो कंपोनेंट होगा, ये जो हिस्सा होगा, वो उसको उधर धकेलेगा। तो वर्क किस फोर्स से निकलेगा? ये फोर्स से निकलेगा। क्या ये फोर्स इसे इधर डिस्प्लेस कर रहा है? ये फोर्स इसे इधर डिस्प्लेस कर रहा है क्या? नहीं, इस फोर्स से निकलेगा। और आप ये भी समझ चुके हैं
कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओरिजिनल फोर्स से, ओरिजिनल वेक्टर से छोटे होते हैं। समझा? समझा? तो आपको मैंने सिर्फ कंपोनेंट का मीनिंग समझाया, आप समझो। और ये सब काफी इजी थे बेटा, आप एक बार बस दोबारा देख लेना कंपोनेंट का मीनिंग समझते वक्त। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वेरी गुड, ठीक है, चलिए।